तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और व्हाट्सएप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम चैप्टर कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर क्लास 10 का देखें तो मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही सारा चैप्टर आपको समझना है। देखो अब जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर आप एसिड और बेस को मिला दो तो हमेशा आपको याद रखना है सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या कह रहा हूँ? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, सिंपल। एसिड बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर होता है। बट जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना एनसीईआरटी के अंदर, तो वो ना इस तरह से स्टार्ट करता है। वो ये कहता है कि आप पता कैसे लगाओ कि कोई चीज एसिड है कोई चीज बेस है, या वो सिंपल भाषा में कहे कि एसिड होता क्या है। तो ये कहता है कि अगर आप कोई एसिड खाना चाहो तो आप लेमन खाओ, ठीक है। वो कहता है आप मौसमी खाओ, आप टोमेटो खाओ, टोमेटो। वो ये कहता है सारे जो फल होते हैं ना जिसमें हम एसिड कहते हैं जिसे, उसमें बहुत वीक एसिड होता है। और इस बात से अनुमान लगाया है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है आपका खट्टा। सारे वीक एसिड खट्टे थे तो हमने माना कि सभी एसिड खट्टे होते हैं, ठीक। ये बात उन्हें पता लगाई। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसका जो पीएच होता है वो 7 से नीचे होता है। पीएच क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्लास में 50 नंबर पे बच्चा पास होगा, 50 के नीचे फेल और 50 के ऊपर पास। ऐसे ही साइंटिस्ट ने कहा कि एक स्केल है, उस स्केल का बीच का नंबर है 7। जो 7 से नीचे होगा वो एसिड, जो 7 से ऊपर होगा वो बेस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सब बिल्कुल बात समझ आ रही है। एक बात उन्होंने और कही, क्या कही कि देखो अगर मान लो आप पानी में एसिड को डाल दो, अगर आप पानी में एसिड को डाल दो तो वो एच आयन रिलीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जलन महसूस होती है चेहरे पे। मान लो आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया फिर उसको जलन महसूस हो रही है, तो उसका कारण क्या है? एच आयन। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं बेस पे। तो उन्होंने कहा यार बेस के बारे में समझो। वो कहते हैं बेस जो होता है ना वो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है सोप में, ग्लिसरॉल में, इन जगह देखने को मिलता है और वो बिटर होता है, ठीक है ना। बिटर मतलब कड़वा, कड़वा इसका आपका टेस्ट होगा, ठीक। दूसरी बात इसने कहा कि जो आपका बेस होता है, अगर हम स्केल में देखें, अगर हमने एसिड को 7 से नीचे रखा है तो बेस 7 से ऊपर होता है। ये बात वो कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो वो एक बात और कहते हैं कि आपको ये बात समझना है कि इंडिकेटर जो होते हैं, क्या कह रहा हूं मेरे लाल, जो इंडिकेटर्स होते हैं मतलब जो पता लगाते हैं एसिड और बेस, ठीक है ना, उसमें से एक सबसे प्राइम है लिटमस। मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर है लिटमस, ठीक। अब लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूं तो लिटमस जो पेपर होता है वो एक पौधे से मिलकर बना होता है। अच्छा पहले मैं थोड़ी ना आम भाषा में समझाता हूँ, जो 10th क्लास के बच्चों ने समझ नहीं आ रहा हो। देखो अब ऐसा है कि जैसे हमने पीएच को, आपको याद होगा हमने कहा जो 7 से नीचे होता है वो एसिड होता है और जो 7 से ऊपर होता है वो बेस होता है। पर ये बात पता कौन लगा रहा है? ये 7 से नीचे है 7 से ऊपर है। तो सबसे कॉमन हर केमिस्ट्री लैब में मिलने वाला और मोस्ट दुनिया में पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो ये है कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको हम कागज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसे डिप करके देखते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, वो है लिटमस, ठीक है। एक लिटमस काइंड ऑफ पेपर होता है, से एक आम कागज होता है ना वैसे ही पेपर होता है। बट इस पेपर की एक खास बात है, जो जिस पेड़ से बना होता है उसे कहते हैं लीचिन, और ये इसका जो साइंटिफिक नेम है इस पौधे का वो है हेलोफाइटा, ठीक है। ये नॉर्मली आपको पर्पल रंग का कलर देता है जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बात सारे पूछे जाने वाले सवाल है। अभी तक एग्जाम में ये नहीं आया है कि अगर हम लीचिन का कलर एक्सट्रैक्ट करें तो वो कौन सा कलर का देगा, तो वो है पर्पल। ध्यान रखना बेटा, ये पूछ चुका है। लिटमस कौन से पौधे से आता है? लीचिन, ये भी हो चुका है। ये भी आ चुका है एग्जाम में कि वो उसका साइंटिफिक नाम क्या है, थैलोफाइटा, ये भी आ चुका है। अब बस एक ही चीज जो आनी बाकी है वो यही कि इसका जो एक्सट्रैक्टिंग कलर होता है वो होता है पर्पल। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद एक और है, इसमें एक खास बात है। अगर मान लो आप लाल रंग का लिटमस पेपर बना के लेकर आते हो, कह रहा हूं अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर आते हो, ठीक है, तो वो दूसरे अगर कलर में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी थोड़ा सा ना रिपीट करता हूँ, एक चीज यहाँ पर एक्चुअली लिखी कुछ और बोल कुछ और रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता गड़बड़ हो जाए। मान लो, मैं दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान सुनना। अगर मान लो आपका लिटमस पेपर लाल रंग शो करे तो समझ जाना वो एसिड है,
ठीक है, कागज होता है ना, कागज को हमने किसी सॉल्यूशन में डिप किया, देखो जैसे ये है, ये एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता ये एसिड बेस है, मैंने इसमें कागज डिप किया, जब मैंने इस कागज को बाहर निकाला और इसका कलर चेक किया तो मिला रेड, और अगर रेड हुआ तो हम कहेंगे एसिडिक, और अगर ये ब्लू निकल गया तो हम कहेंगे बेसिक। कैसे चेक करते हैं थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पर आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, एसिड बेस में अंतर क्या है। एक इंडिकेटर जो हर केमिकल लैब में मिलता है उसका नाम क्या है, लिटमस। उसकी 3 खास बात थी, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। पर्पल कलर का डाई है, लीचन नाम के पौधे से मिलता है, साइंटिफिक नाम थैलोफाइटा है, और इसका जो एक्सट्रैक्शन में कलर आता है जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पर्पल कलर का। ठीक, अब क्या होता है आपको ये बात समझनी है, जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको 3 भाग में बताया गया, बांटा गया। इंडिकेटर्स क्या था, जो ये बताएं, ध्यान सुनो मेरे बच्चे, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड और बेस में फर्क बता सकें, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल आ रही है। तो इंडिकेटर 3 भाग में करा गया। पहला कहा नेचुरल, जो हमें एनवायरमेंट में ही मदर अर्थ के थ्रू पता लगते हैं, इनसे पता लगाते हैं। दूसरा सिंथेटिक, जिसे इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। दूसरा है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी क्या होते हैं कि जिससे स्मेल करके पता लगा जा सके ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, नाउ अगर हम थोड़ा और डीप में जाते हैं, नाउ अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो इसमें एक आपको याद रखना है, वो है रेड कैबेज लीव्स, दूसरा टर्मरिक, तीसरा हाइड्रेंगिया, पेटूनिया एंड गेरेनियम। ये आपको याद रखना है। नाउ आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इसमें आपको दिखा सकूं, देखो यहाँ पर सारे वैसे तो आएंगे धीरे धीरे धीरे, थोड़ा पेशेंस रखना। और फिलहाल आपको याद रखना है कि ये आपके 5 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, और ये पांचों के पांचों आपको ध्यान रखना है कि ये पांचों नाम मिस नहीं करने आपको दिमाग से, अगर मिस कर दिए दिक्कत जाएगी। जैसे हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड गेरेनियम, ये तीनों फ्लावर्स हैं। क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये तीनों फ्लावर्स हैं, नॉर्मली आपको फूल फॉर्म में मिलते हैं, जैसे रोज होता है आपका, सनफ्लावर होता है, वैसे ये मिलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है। नॉर्मली बंदों को ये याद रहता है रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक याद रहता है, पर हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड गेरेनियम नहीं मिलते। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा ये फ्लावर हो सकता है आपके घर में भी हो, बिल्कुल आपने बहुत देखे भी हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब जैसे हमारे पास, मैंने आपको जो बताया था कि जो आपके पास फ्लावर में होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले कि आपके पास फ्लावर में 3 है, इसी का जिक्र यहाँ पर हो रखा है। नाउ अब हमें ना कुछ और समझना पड़ेगा, बात है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की एक खास बात होती है, अगर लिटमस पेपर ब्लू होता है तो देखो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर लिटमस पेपर हमारे पास रेड होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझना होता है कब। अब देखो आपको ऐसे याद रखना है, ए बी डी ए, समझ रहे हो, सॉल्यूशन होगा एसिडिक तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे, और सॉल्यूशन होगा अगर बेस तो हम रेड कलर वाला लेंगे। ठीक है ना, अब एसिड के लिए हम, अब ध्यान रखो कि मतलब ए फॉर मतलब ऐसा था कि यहां पर ना अपोजिट बनाने के लिए है, समझो, इसलिए मैंने बी ए और ए बी लिखा है। और यहाँ पर जैसे एसिड रेड कलर के लिए होता है, रेड में खतरनाक डेंजर के लिए, इस हिसाब से मैंने आपको याद कराने के लिए करा है। ठीक है, सिंपल भाषा में दोबारा बोल रहा हूं, जब भी एसिड होगा तो आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, और जब भी बेस होगा आप रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करेंगे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक के बारे में बड़ी अच्छी बात है, देखो आपने सुना होगा यह हल्दी लगानी चाहिए, और शादी से पहले हल्दी लगती भी है, आपने नोटिस किया होगा। नाउ अब आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, कई बार कहा जाता है कि हल्दी जब लग जाए, दूल्हा या दुल्हन की हल्दी लग जाए तो सोप से हाथ पैर ना धोएं। क्या कह रहा हूं मेरे लाल, सोप से हाथ पैर ना धोएं। क्यों ऐसा होता है कि मान लो अगर आपने सोप से हाथ पैर धोए, सोप क्या होता है, बेस, तो बेस की खास बात ये होती है कि वो चेहरे को लाल कर देता है। ठीक है ना, और इसको हम लाल को कहते हैं वर्मिलियन कलर। ठीक है ना, लाल कह लो या टेक्निकल वर्ड है वर्मिलियन कलर। तो चेहरा जो होता है लाल रंग का हो जाता है। तो कहा जाता है कि हल्दी होने के बाद कभी भी साबुन से हाथ पैर नहीं धोने, शैम्पू नहीं लगाना। क्लियर है। अब इससे आपको एक बात समझ में आई है कि टर्मरिक जो है एसिड को आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं करता, पर बेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एसिड और न्यूट्रल में उसका कलर सेम रहता है। क्लियर है, मतलब मैं कहूं कि अगर किसी ने हल्दी लगाई है
और उसमें नींबू रगड़ दिया जाए तो उस पे ऐसा कोई असर नहीं होगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब एक और है इंडिकेटर जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अभी हमने टर्मरिक की बात की थी, आपको याद आ रहा होगा। टर्मरिक की खास बात क्या थी, बेस में आके उसका कलर क्या हो जाता है, रेड। मिथाइल ऑरेंज कहता है अगर मेरे को एसिड में डाल दो तो मैं अपना कलर रेड ऑरेंज कर लूंगा, नारंगी कर लूंगा, नारंगी। वो ये बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखो फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन कहता है कि मेरे साथ उल्टा है, जो टर्मरिक में होता था वही मैं करता हूं। टर्मरिक में क्या होता था, जो बेस होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वो सेम कहता है कि यहां पर भी बेस पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, फिनोफ्थलीन। ठीक है ना, पास में आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां तक की बात होगी। अब एक बार रिविजन कर ले। जब हमारा टर्मरिक था तो न्यूट्रल में नो कलर चेंज, एसिड में नो कलर चेंज, पर बेस में कलर चेंज। ठीक है, अब आते हैं हम मिथाइल ऑरेंज पे। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है मेरे लाल, मिथाइल ऑरेंज में न्यूट्रल में नो कलर चेंज, एसिड में कलर चेंज, बेस में नो कलर चेंज। ठीक है, अब आते हैं हम फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या होता है, न्यूट्रल सॉरी नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर चेंज। ठीक है ना, तो न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस में आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब में खास बात क्या है, कलर रेड या पिंक कलर में कन्वर्ट होता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अब आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मेरे लाल क्या कहता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये कहता है कि भाई साहब आपका जो अनियन है, वनीला एक्सट्रैक्ट है और क्लोव ऑयल है, ये अगर आप इसकी ड्रॉप किसी पे डाल दोगे तो उसकी स्मेल बदल जाती है। समझ लो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं ओनियन। अगर आप अनियन को किसी साबुन पे डाल दो, ठीक है, तो साबुन अपनी खुशबू, जो उसकी फ्रेग्रेंस है ना, वो खो देगा। ये अनियन की खास बात है। अब आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट की। जो आपने वनीला खाया है ना, मतलब आइसक्रीम वाली होती है, उसमें क्या है, सेम साबुन में अगर आप उसे डाल दोगे तो अपनी स्मेल लूज कर देगा। अब आता है क्लोव ऑयल, मतलब हींग। हींग के साथ भी ऐसे ही है कि अगर आप साबुन पे डाल दोगे तो वो अपनी स्मेल लूज कर देगा। तो एसिड में नो चेंज, बेस में चेंज हो सकता है। क्लियर है, ये पूरी कहानी है। ठीक, नाउ जरा हम आगे चलते हैं जरा। ठीक है, अब देखो हमने एसिड के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली। ठीक है ना, मतलब हमने ये पता करने में बहुत अच्छे से बात कर ली कि एसिड क्या होता है, बेस क्या। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि यार कुछ बेस जो होते हैं वो, मतलब कुछ एसिड जो होते हैं वो नेचुरली अवेलेबल है, कुछ कंसंट्रेटेड मात्रा में है, मतलब अगर किसी इंसान पे या किसी जानवर की स्किन पे डाल दिया जाए तो जला के राख कर देंगे। और तीसरा है जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो टूट सके। ठीक है, आयनाइज होकर दिखते हैं, मतलब अगर उसे तोड़ दोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत अच्छे से पास होते हुए दिखेगी। ठीक है ना, ये इसकी खास बात है। नाउ अब जरा हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे नेचुरल एसिड आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें खाने में या अपने आसपास की चीज में कहाँ का एसिड देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड, जो भी आपका नींबू, ऑरेंज, मौसमी, इन सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, चींटी में और मधुमक्खी में। जो मधुमक्खी चींटी आपको काटती हैं उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक एसिड विनेगर में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। खाने वाला एसिड एकमात्र जो आप आराम से निगल सकते हो वो है एसिडिक एसिड। एग्जाम में पूछे जाने वाला वो है मैलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है जब वाइन बन रही होती है तो भैया आपका कौन सा एसिड यहाँ पर सड़ रहा होता है, वो है आपका मैलिक एसिड। ठीक है, ग्रेप्स में मैलिक एसिड की मात्रा कम होती है और एप्पल में बहुत ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेप में ऐसी कौन सी एसिड सबसे ज्यादा होता है, तो आपको जवाब देना है टार्टरिक एसिड। अगर आपके पास ऑप्शन है ए और बी, तो आप टार्टरिक एसिड पे क्लिक, मतलब क्या कहते हैं, क्लिक करोगे ऑप्शन पे, क्योंकि ग्रेप्स में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड, वो होता है आपका स्पिनच में, कैबेज में और टमाटर में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर दूध वाली चीजों में होता है लैक्टिक एसिड। जो आपको दूध खट्टा लगता है, ठीक है ना, वो एक समय बाद खट्टा लगने लगता है, वो होता है लैक्टिक एसिड, जब कर्ड बनने वाली बात आती है। ठीक है, फिर सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। ठीक,
यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने है, यूपीएससी में आया हुआ है। अगर आप इस पेज का कलर डिफरेंस देख पा रहे हैं तो ये यूपीएससी का है, हिंदी इंग्लिश में भी लिखा है। आंसर बताइए क्या है। जी हाँ, टमाटो के अंदर हमारा जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। देखिए मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको फोटो में दिखाया था, टमाटो के अंदर हमारा क्या होता है मेरे लाल, ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लें, मजा सा आ जाएगा एक बार। ठीक है, देखो भैया हमने बात की थी सिट्रिक एसिड होता है फलों में, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी और आंट में, एसिडिक एसिड होता है आपका विनेगर और वेरी इंपॉर्टेंट एकमात्र जो हम खाने में मैक्सिमम टाइम खाते हैं वो, दूसरा मैलिक एसिड एप्पल में होता है, टार्टरिक एसिड आपका ग्रेप्स में मैक्सिमम आपको मिलता है, मैंगोज में आपको मिलता है, टैमरिंड में आपको देखने को मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड आपको स्पिनच, कैबेज और टमाटर में आपको देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड दूध में, एस्कॉर्बिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट में या आंवला में आपको देखो। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। अच्छा, यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस कर। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि जो आपका एसिड होता है वो नेचुरल बेस में क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कुछ चीजें हम आर्टिफिशियली अपने पास रखते हैं और वो समझते हैं। देखो सबसे खतरनाक एसिड के नाम है HCl और H2SO4। मतलब किसी की स्किन पे आपने डाल दिया ना भैया वो खाक हो जाएगा जल के, बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो ये खतरनाक एसिड को लोग ना पानी में मिला के रखते हैं जिससे इसकी ताकत कम हो जाए। सर पानी में मिलाने से ताकत कम कैसे होगी? आपने दूध के अंदर पानी मिला दोगे तो दूध पतला नहीं हो जाता। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दूध के अंदर आप पानी मिला दो क्या दूध पतला नहीं होता? ऐसे ही एसिड भी पतला हो जाता है जब हम पानी डालते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। ठीक है, उतना खतरनाक नहीं रहता है ये। तो पानी में मिलाए हुए एसिड को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और अगर किसी एसिड में पानी की बिल्कुल मात्रा नहीं है, जीरो मात्रा, जीरो, तो हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कैसे नहीं आएगी। चलो अब आते हैं हम बेस के ऊपर। देखो बेस में 3 टाइप के बेस होते हैं आपके। एक होता है मेटल बेस, ठीक है, जैसे कॉपर इसमें लगा हुआ है, आयरन भी लग सकता है, Fe2O3, ठीक है, तो वो एक बेस होते हैं आपके। दूसरा होता है आपके वो जो आपके बहुत फेमस है NaOH। इनको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। जो NaOH टाइप के बेस है वो पानी में आराम से घुल जाते हैं, वहीं जो कॉपर ऑक्साइड जैसा बेस है वो पानी में नहीं घुलता। क्लियर है, बात ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे एक वीकेस्ट बेस का नाम बता दो तो वीकेस्ट बेस में आपको याद रखना है NH4OH, सबसे कम वीक बेस है ये। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा और आगे जरा हम चलते हैं। ठीक है, बेस में ना कुछ बातें हैं जो आपको सिम्बलाइजेशन में याद रखनी है। नॉर्मली बेस में एक हिंट होती है कि OH पीछे लगा हुआ होता है, पर हमेशा नहीं होता। अगर मान लीजिए आपके उसमें खाली O भी लगा हुआ है तो भी वो बेस कहलाएगा, और अगर उसमें कार्बोनेट CO3 लगा है तो भी वो बेस कहलाएगा, और अगर SCO3 लगा है तो भी वो बेस कहलाएगा। ठीक है, जरा रिवाइज कर लेते हैं भैया, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जिसके पीछे OH लगा हुआ वो बेस है, जिसके पीछे O लगा हुआ वो बेस है, जिसके पीछे CO3 लगा हुआ बेस है, जिसके पीछे SCO3 लगा हो वो भी एक बेस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब बिल्कुल आ रही है, आपने दिल से बोली, दिल से समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ कुछ बेस जो आपको याद होने चाहिए। जब हम साबुन की बात करते हैं तो उसमें बेस है, बेस का नाम है NaOH। अगर हम किसी डिटर्जेंट की बात करते हैं तो वो है Na2CO3। अगर हम किसी बेकिंग सोडा में करते हैं जो खाने में बनता है, खाने में लगता है, उसका फॉर्मूला है NaHCO3। क्लियर है? अगर हम सीमेंट की बात करें तो उसमें होता है CaOH2, ध्यान रखना। फिर होता है अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया का मैं फॉर्मूला भी 2 मार्क्स में छूट गया, जरा बता दूंगा अभी। फिर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, वोल्ट वाइज, ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर होता है सोडियम फ्लोराइड, ये होता है NaS। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल ना अगर आप देखो DIY चल रहा है कि भैया टैनिंग कैसे हटाई जाए, तो टैनिंग हटाने के लिए ना सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल करा जाता है। घर का बनाया हुआ पेस्ट चेहरे पे या स्किन पे लगाया जाए, पर आपको पता होना चाहिए कि फ्लोराइड आपको कभी भी गलती से चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। फ्लोराइड क्या होता है, चेहरे को ठंडक देता है, बट फ्लोराइड से दांतों के लिए बना होता है, ठीक है ना, चेहरे के लिए नहीं बना होता। तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो भैया ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ये बात आपको क्लियर हुई, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, नाउ अब कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है उन्हें जरा समझो। जरा कुछ केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। देखो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर
आपने कभी एसिड और एक मेटल को रिएक्ट कराया तो उसमें सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। दोबारा बोल रहा हूं, अगर एसिड और मेटल को रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, H2 बनता है और सॉल्ट बनता है। क्या मेरी बात ध्यान आ रही है? हाँ सब बिल्कुल ध्यान आ रही है। अगर हम एसिड और मेटल कार्बोनेट को मिलाते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर हम एसिड और मेटल कार्बोनेट बनाते तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल समझ में आ रही है। आप जो बोल रहे हो सब दिल से बोल रहे हो और दिल की बात दिल तक जा रही है, ठीक है। अगर आप एसिड और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को बनाते हो तो देखो सॉल्ट फिर बनेगा, फिर से सॉल्ट बनेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर वाटर। देखो दोनों में सेम है। अभी क्या चीज होती है 2 मिनट में बात करें। और अगर एसिड और बेस अगर मिल जाए तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम थोड़ी देर में बात, ठीक है। अब याद रखो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं बोलूं CuO, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिसके पीछे O लगा हो उसे आप कहते हैं मेटल ऑक्साइड। तो वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड कोई भी बेस होता है। याद रखो मैंने बताया था, जिसके पीछे OH लगाओ, जिसके पीछे O लगाओ, जिसके पीछे CO3 लगाओ, जिसके पीछे SCO3 लगाओ, वो सारे क्या मेरे लाल बेस है, ठीक है। तो भैया मेटल ऑक्साइड अपने आप में एक बेस होता है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर हो जाता है। नाउ अब एक रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको याद नहीं हुई है अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब याद करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, एक एक रिएक्शन आपको डिटेल में समझाऊंगा। सुनो मेरी बात जाने में, सुनो क्या कह रहा हूं मैं। देखो अगर भैया यहाँ पर एसिड और मेटल को मिलाया तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, अगर आप एसिड और मेटल को मिला रहे हो, क्या कर रहा हूं मेरी लाल, अगर आप एसिड मेटल को मिला रहे हो तो आपको बनना है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं जरा, ठीक है। यहां पर मैंने लिया जिंक, क्या लिया मेरे लाल, जिंक लिया। और यहां पर लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं पता आपको फॉर्मूला तो मैं बताता हूं, H2SO4। तो अब आपका क्या रिजल्ट होकर आएगा, एक तो आपका आएगा सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला होगा ZnSO4। फिर क्या निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज सेम देखी गई है अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करो। मतलब अगर आप जिंक में एसिड की जगह बेस डाल दो, जैसे कि मैंने डाला NaOH, देख रहे हो, NaOH को डालते ही एक बेस बना जिसका नाम है Na2ZnO2, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं मेरी जान, सोडियम जिंकेट। और उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात हमें समझ में आई, चाहे मैं एसिड के साथ मेटल गिरूं या मैं बेस के साथ मेटल गिरूं, दोनों के साथ मुझे हाइड्रोजन गैस मिलनी तय है। ये रहे। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको समझना है, जो आपकी एनसीईआरटी में बड़ा ठोक ठोक के दिया है, वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 ये कहता है कि जो हाइड्रोजन गैस आपकी भी निकली एक्सपेरिमेंट में, अगर आप उसे पानी में डालो, कौन से, सोप वाले पानी में डालो, तो वो बबल बन जाएगा। और उस बबल को जब ऊपर जाएगा तो कैंडल लगा दो, तो जैसी वो बबल फटेगा तो बम मतलब फट की आवाज देगा, पॉप साउंड देगा, पॉप साउंड, ठीक है। और पॉप साउंड सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही देता है। अब जरा सर इस बात को थोड़ा मैं और डिटेल में बता दूं। आप शादी में गए हैं तो आपने देखा होगा उड़ने वाले बैलून्स आते हैं, ठीक है, आपने उड़ने वाले बैलून्स आते हैं, तो उन बैलून में भरी होती है हीलियम। क्या भरी होती है मेरे लाल, हीलियम। बट आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर मान लो हाइड्रोजन गैस मैंने इसमें भर दिया तो ये बैलून फिर उड़ेगा। पर मान लो यही बैलून किसी लाइट के पास आ गया तो ये गर्म होके फट जाएगा, और जिसके भी चेहरे के पास ये बैलून होगा उसका फेस बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इफ अगर हम हीलियम की जगह, ध्यान सुनो मेरी बात बेटा, हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस को मैं फिल कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं भरते हैं, ऐसे पूछ दिया था, हीलियम की जगह हाइड्रोजन हम क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आती है तो वो फटती है, ठीक है ना, एकदम पट की आवाज आती है, एकदम पॉप साउंड कहते हैं इसको, फटने को हम कहते हैं पॉप साउंड, क्लियर है, वो आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखो मेटल कार्बोनेट की, देखो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट की खास बात क्या होती है, H लग जाता है। बाइकार्बोनेट की खास बात क्या होती है, H लग जाता है। तो हमें क्या होता है कि जैसे ही हम मेटल से इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें CO2 और वाटर तो मिलना ही मिलना है, दूसरा क्या मिलना है, सॉल्ट मिलना है। देखो कोई अंतर नहीं है, जिसका प्रोडक्ट आया है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमारे भैया एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 में होता है। उसमें क्या करते हैं कि बॉटम में तो डाल देते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो यहाँ पर डला हुआ है, Na2CO3 डाल देते हैं यहाँ पर पटक के, और इस Na2CO3 में एसिड का प्रवेश कर देते हैं।
और जैसे ही एसिड करते हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होने के बाद भाई साहब यहां से निकल ये गैस। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं तो ये रिएक्ट क्यों करते हैं, याद है आपको? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराई थी, याद रही ऐसी वाली। तो जो इसमें टॉप पर होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, तो इसमें अबे कहां या जो इसमें टॉप पर होते हैं ना वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो होता क्या है, हाइड्रोजन बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सॉरी सोडियम और जिंक में, जिंक बहुत कम वीक वीक टाइप का एक मेटल होता है। तो वो क्या होता है, NaOH के साथ अपनी जगह बदल देता है, क्योंकि भैया जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो भैया ये अपना स्टेबल कंपाउंड बनाता है सोडियम, और भैया आगे बढ़ जाता है। ये रे ध्यान रखना इस बात। चलो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, लास्ट चैप्टर में कराई थी। नाउ अब एक और देखो जरा, अगर मान लो एकमात्र, ध्यान सुनो ये बात, अगर मान लो आप NaOH में, सॉरी NaOH कर रहा हूं, हाँ सही 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 हो, एकमात्र बेस ऐसा है, ध्यान सुनना, एकमात्र बेस ऐसा है जिसमें अगर आप CO2 पास कर दो तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पानी में एक टाइप का ना कांट टाइप का बन जाता है पानी के अंदर। आपने देखा होगा जब क्या पुताई होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये पूरा मार्बल फॉर्म में होता है, बड़ा हार्ड। अगर वो पकेट रखी रहेगी धूप में तो वो पूरा पत्थर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में गिर दो और CO2 पास कर दो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे, बड़ा सिंपल है। अगर बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये बात तो मैं आपको पहले जब चैप्टर शुरू किया था तब से बोल रहा हूं। अगर आप मुझे एसिड अगर बेस को आप मिलाओगे तो एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। पहली क्लास से बोल रहा हूं, चला दे, सुन लो सो क्या, ठीक है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलता है। अब आता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। बेस कौन कौन से होते हैं, OH होता है, O लगा, जिसके पीछे O लगा होता है, CO3 होता है, SCO3 होता है। ये सारे क्या होता है मेरे ख्याल बेस होते हैं, ठीक है। अब अगर ये बेस है और ये एसिड है तो मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट। ध्यान रखना है बात, ठीक है। नाउ अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो इसके वैसे तो बहुत ही एग्जाम्पल है। अगर आप ऐसे लो CuO प्लस HCl तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2, ये बनाएगा भैया, क्लियर है। ये पूरा थे बनना ही बात, हाँ सर आई। अब आते हैं एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 कहती क्या है, देखो एक्टिविटीज 2.7 ही कहती, इसका कोई डायग्राम नहीं है। कि अगर आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लो एक बीकर में, मतलब अगर मेरे पास ये बीकर है और इसमें मैंने स्मॉल अमाउंट क्या डाल दिया, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया सर, और उसमें मैं एसिड डालू, क्या डालू, एसिड, लो ने एसिड डाल दिया HCl, ठीक है। और उसे धीरे धीरे हिलाऊं तो आप कलर ऑफ सोल्यूशन बताइए, कलर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो कलर ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन। क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये आपको समझना, ठीक है। जो कॉपर क्लोराइड का कलर होता है जो अभी हमने बताया था, जो इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये निकलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद है। अगला सवाल देखिए जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका UPSC में भी आ चुका है। सवाल ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल में से कौन सा ऐसा मटेरियल है इसको आप गार्ड ट्यूब में डालोगे, यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। HCl गैस का प्रिपरेशन करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे। चलिए भैया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है
कि ये एक HCl गैस है, HCl गैस बनाने के लिए इनमें से कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होगा। अगर आप एनसीईआरटी में जाओ ना, तो वहां पर एक नोट टू टीचर करके टैग दे रखा है, वहां से क्वेश्चन उठाया है। नाउ अब आपको इसके ना डिटेल में नहीं जाना, आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। अगर मान लो HCl गैस चाहिए तो किसी भी कंपाउंड में Cl होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उसमें Cl ही नहीं है तो आप HCl नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो Cl किस में है, तो आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड होगा तभी आप HCl गैस बना सकते हो। अब गार्ड ट्यूब या ड्राइंग ट्यूब होती क्या है? गार्ड ट्यूब ना नल जैसे दिखने वाली एक शेप होती है, ऐसी, ये ऐसी शेप होती है, ठीक है ना। इस पूरी नल जैसी शेप को हम गार्ड ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। तो इस गार्ड ट्यूब के अंदर जो है आपको HCl गैस प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए कौन सा कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। और देखो सोचो, एनसीईआरटी में छोटी सी जगह से आ गया। अगर एक और बात समझो जरा, आपको अगर मैं पूछूं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं कि एसिड होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर मेटल ऑक्साइड तो बेस होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? इसका जस्ट उल्टा, एसिड होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल। तो अब आपको ध्यान समझना है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी एसिड वाला कंपाउंड होता है, कोई भी एसिड वाला कंपाउंड है, जैसे HCl, H2SO4, ठीक है, वो घातक या खतरनाक तब बनता है जब वो टूटता है, इसमें पानी में जाके। जैसे ही पानी में एसिड जाके गिरता है तो इतना खतरनाक बन जाता है कि किसी की स्किन भी जला सकता है। ये आपके चेहरे पे एसिड डालने के बाद आपको जलन क्यों होती है? क्योंकि आपकी स्किन में मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर के साथ एसिड का H आकर रिएक्ट कर देता है ऐसे करके, और ये कुछ ये बन जाता है और जिससे आपकी स्किन जल जाती। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ जब भी पानी के अंदर एसिड को डालेंगे तो H3O आयन बन जाएगा। पहले H आयन निकलेगा और ये H आयन पानी के साथ जाके चिपक जाएगा और H3O आयन बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है इसलिए। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। चलो अब एक सवाल आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं बेस लूं, बेस को पानी में डिसॉल्व करूं, तो फिर क्या होगा भाई? अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि एसिड को पानी में तोड़ूंगा तो ये बनेगा H आयन प्लस H3O, ठीक है ना। अभी हमने H2O, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। पर मैं जानना चाहता हूं, अगर बेस को पानी में गिरेंगे तो क्या होगा? तो सोडियम आयन टूट जाएगा और OH आयन टूट जाएगा। सिंपल है। सेम वे यहां पर है कि जो KOH होगा वो K आयन और OH आयन में टूट जाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछे बेस की खास बात क्या होती है, उसमें OH आयन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एसिड होता है, एसिड के अंदर हमें H आयन देखने को मिलता है। और आपको एक बात और बताओ, लिटमस पेपर हमने भी पढ़ा था कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर इन्हीं चीजों के साथ जाके रिएक्ट होता है और बताता है कि वो एसिड है कि वो बेस है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो अब आते हैं एल्कली पे। एल्कली क्या होते हैं? देखो यार, एल्कली का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि सॉल्युबल है पानी के अंदर, उसे हम एल्कली कहते हैं या एल्कली बेस कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा बेस जो पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाए उसे हम एल्कली बेस कहते हैं। और एल्कली बेस हमेशा OH आयन रिलीज करता है। सर तो हर बेस ही करता है ने? कुछ बेस OH आयन के होते हैं, कुछ बेस ऑक्साइड के होते हैं, कुछ बेस कार्बोनेट के होते हैं, कुछ बेस हाइड्रोजन कार्बोनेट के होते हैं। ये सारे बेस होते हैं, बट सिर्फ OH आयन वाले ही पानी में डिसॉल्व हो पाते हैं, अदरवाइज और कोई डिसॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है ना? ध्यान रखना, सभी बेसिस जो है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सभी बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सिर्फ जो एल्कली वाला बेस होता है, एल्कली वाला, इसमें OH आयन होता है, वही पानी में डिसॉल्व होता है। ठीक है ना? आप ध्यान रखें, वो एक बात और कहता है, कभी भी बेस को टच या टेस्ट करने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता। ठीक है ना? चलिए, अगर एक क्वेश्चन आया है आपका इसी लाइन, देखो छोटी से 2 बॉक्सेस दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, ये 2 बॉक्सेस दे रखे हैं एनसीईआरटी में,
और इससे देखो एक एनसीईआरटी मतलब यूपीएससी में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन कहता है ऑल द बेसिस आर एल्कली, जितने भी बेसिस होते हैं वो सब एल्कली होते हैं। गलत। जो बेसिस OH आयन वाले होते हैं वो एल्कली होते हैं। सभी एल्कलाइज जो होते हैं पानी में डिसॉल्व होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। एल्कलीस जो होते हैं सोपी होते हैं टच में, समझ लो साबुन की तरह फिसलते हैं। देखो ये बात यहाँ पर लिखी है, हाँ जी साबुन की तरह फिसलते हैं। और वो कड़वे होते हैं टेस्ट में और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। हाँ सर कोरोसिव भी है सर, ठीक है ना, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो इनमें से बात कौन से हुई, सेकेंड और थर्ड। तो आंसर कौन सा हुआ, सी इज राइट आंसर। ठीक है। हमें व्हाई डू वी ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला, बहुत याद सुनना। अगर मान लो आपने पानी के अंदर एसिड डाल दिया तो ये बम की तरह फटेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। और वहीं अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाला बूंद बूंद करके, क्या कह रहा हूं, बूंद बूंद करके, तो वो एक डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत याद सुनना। अगर मान लो इसकी डिटेल में समझना है तो ये है कि मान लो मैंने HCl दिया, जब HCl की एक बूंद गिर रही है, एक बूंद, तो वो एक H आयन रिलीज कर रही है, ठीक है, और पानी उसे आराम से डिसॉल्व कर ले रहा है। पर जब पानी के अंदर, जब पूरा का पूरा पानी एक साथ उड़ेल दिया, ठीक है, तो भैया क्या हुआ कि इतने सारे एसिड ने एकदम से H आयन निकाले, और H आयन क्या होता है, हीट निकालता है और पंप की तरह फटता है। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ पा रही हो। नाउ अब एक बात बताओ, जब H आयन रिलीज हो रहे हैं और H आयन रिलीज होने से हीट रिलीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं नीजान, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान ध्यान रखना, गर्म तो होगा ही होगा, पर वो ना स्प्लैश आउट हो जाता है, एसिड ना बाहर की तरफ भागता है और यहाँ पर आपको जलन हो सकती है। ठीक है, आपके ऊपर एसिड गिर सकता है। ऐसा नहीं है खाली फटेगा ना, वो एसिड आपके ऊपर छींटों की तरह गिरेगा और आपकी स्किन तक को जला देगा। ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे पीएच हैं जो आपको ना मुंह जुबानी याद होने चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। जो आपके पेट में HCl होता है, उसका जो एसिड का नंबर है वो है 0, सबसे खतरनाक। ठीक है ना। अब ये एसिड जब पेट में होता है तो ये होता है 1। ठीक है। उसके बाद आता है लेमन, जो नींबू होता है वो 2 नंबर 2 होता है जिसे हम खाते हैं, विनेगर 3, वाइन 4, कॉफी 5। ठीक है। कॉफी एक वीक एसिड होता है, बस समय के साथ दांत खराब कर देता है। मिल्क 6, वाटर 7, वाटर को हमेशा न्यूट्रल पर रखा गया है। ब्लड का 8 होता है, अब ब्लड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बेकिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया 11, सोप साबुन जो हम जिससे नहाते हैं 12, ब्लीच जिससे कपड़े साफ होते हैं 13, और जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो होता है 14। ये पीएच आपको याद रखने हैं हमेशा, क्लियर है। याद रखना, जो 0 पे है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है और जो 14 की तरफ है वो बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर है। क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूं, इधर वाला बहुत एसिडिक है और इधर वाला बहुत ज्यादा बेसिक इन नेचर है। ठीक है। चलो यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई। ये मैंने तुम्हें ये सारे बता भी दिए, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, समझो। तो ये पूरा पूरा टेबल रट मार लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है। चलो यहाँ तक की बात होगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब यहाँ पर है द पीएच वैल्यू एंड द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। बहुत ध्यान, अगर हमारा पीएच वेज बॉडी का 7 से लेके 7.8 तक रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। अगर इससे ज्यादा डिस्टर्ब हो गया तो हम निपट लेंगे, समझ लो मेरी बात। जो रेन वाटर होती है उसमें पीएच होता है 5.6। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा। जब एसिड रेन का पीएच 5.6 होता है, किसी रेन का पीएच 5.6 होता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। और जब किसी का पीएच 7 to 7.8 होता है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम फिट मानते हैं। बात समझ में आ रही है। नाउ आगे चलते था। देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द हाई एसिडिक ऑफ द लेक और रिवर कैन इवन किल द एक्वेटिक एनिमल। मतलब अगर मान लो लेक ज्यादा एसिडिक हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नाउ अब ध्यान सुनो, जब पानी बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाता है, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान सुन लेना,
जब पानी एसिड रेन की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक के नेचर हो जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है जिससे बीएच न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिश टैंक के लिए भी एप्लीकेबल है, ये लेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है जहाँ एसिड रेन गिर जा रही है, ठीक है। चलिए अब भैया हम अपनी बॉडी के अंदर की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब होता ऐसा है, कई बार हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा क्या होता है जो पेट में एसिड होता है वो गले में नहीं आता और फिर मुंह में आके हमारे मुंह को नहीं जलाता। तो देखो हमारी जो टनल होती है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में ये होता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का काम क्या होता है, ये नीचे की तरफ तो खुल जाता है, ऊपर की तरफ नहीं रुकता। मतलब मान लो ये पाइप है तो इस पाइप में एक ढक्कन है, तो ये ढक्कन नीचे की तरफ तो पुश हो जाएगा और ऊपर की तरफ नहीं होगा, जिसकी वजह से हम स्पिंस्टर मसल का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे एसिड हमारे मुंह में ना आ जाए, ठीक है। नाउ अब एक बात और समझने की जरूरत है आपको, वो ये कि हमारे दांत आपने सुना है सड़ने लगते हैं। कब सड़ने लगते हैं, जब हमारा पीएच 5.5 से नीचे गिरने लगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमारा पीएच 5.5 से बढ़िया है तो हमारे दांत कभी नहीं सड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है 2 बार ब्रश करो वरना दांत जल्दी सड़ जाएंगे। तो 5.5 से अगर पीएच ज्यादा है तो अब दांत न्यूट्रल रहता है, इससे 2 बार ब्रश करने को कहा जाता है। ये एक बहुत ही बीच की लाइन होती है 5.5, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो 5.6 एसिड रेन का पीएच होता है, जो आपको याद नहीं। देखो अगर मान लो पीएच की वजह से दांत खराब होने लगता है तो हम इसे कहते हैं डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। और अगर पीएच सुधरने लगता है, दांत हेल्दी रहते हैं, तो इसे कहते हैं रीमिनरलाइजेशन, ठीक है। ये पूरी कहानी। नाउ अब जरा मेरी बात एक बार और समझ लो बहुत ध्यान से। कुछ ऐसे सॉल्ट है जिनका कलर आपको याद होना चाहिए, जैसे आयरन क्लोराइड, ग्रीन क्रिस्टल, सेम वे कॉपर क्लोराइड, इसी का भाई ग्रीन, दोनों ग्रीन ब्लू रंग के होते हैं, सेम दिखने में एकदम सेम, ठीक है। दूसरा है MgCl2, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। CuSO4 ब्लू रंग का होता है, ZnCl2 कैरम के पाउडर की तरह होता है, NaCl नमक आपको पता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ACl एक फाइन पाउडर फॉर्म में होता है और AlSO4 भी वाइट होता है। तो आपको बड़ी स्ट्रेट लाइन है कि ये जो Cl 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 और SO4 है, ध्यान सुन लो, Cl 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 L और SO4 है, ये सबके सब वाइट है। और यहाँ पर जो Fe Mg Cu Cu है, इन सबके कलर भैया अलग, ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात हो गई, ये सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसने देश की आजादी में योगदान दिया अपना। तो भैया ये एनसीईआरटी का एक कॉलम था, वहां से उठ के आया। तो यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो था जिसने देश की आजादी में योगदान दिया था, तो NaCl यहाँ पर राइट आंसर है। क्लियर है, यहां से उठा के दे दिया था और लग रहा था हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्लियर है, चलो यहाँ तक की बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, थोड़ा और आगे बढ़ता है। ओके नाउ भैया अब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास नमक है, ठीक है, तुम्हारे पास नमक है, नमक, ठीक है। अब उस नमक से मतलब NaCl से आपको कुछ चीजें निकालनी है, जैसे क्लोरीन निकालना है, हाइड्रोजन गैस निकालना है और NaOH निकालना है। नाउ अब पंगा क्या हो रहा है कि NaCl H2O NaOH ये जो 3 चीजें हैं इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। देखो पहले क्या हुआ, नमक के अंदर पानी डाला गया, नमक के अंदर पानी डाला गया और नमक के अंदर पानी डालते हुए जैसे ही आपने डाला तो ये पहली बात तो नमक के पानी को हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। इस ब्राइन सोल्यूशन में कुछ रिएक्शन हो रही स्टार्ट हुई, वो क्या थी, NaOH और Cl2H2। अब इस रिएक्शन को थोड़ा कमाल का बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 करंट वाले तार डाल दिए या कह लो इलेक्ट्रोड डाल दिए। अब जैसे ही इसको करंट को ऑन किया तो प्लस पे तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आगे चिपक गया, ठीक है। जैसे Cl और OH, भाई NaCl था और H2O था, NaCl था और H2O था, तो Na क्या होता है प्लस, Cl क्या होता है नेगेटिव, H होता है प्लस, OH होता है नेगेटिव, ठीक है। तो Na प्लस और H तो इधर आ गए और Cl और OH इधर आ गए, क्लियर है। अब जब ऐसा हुआ तो एक बात नोटिस करेगी कि एक तो क्लोरीन गैस निकल पड़ी यहां से,
दूसरी हाइड्रोजन गैस निकल पड़ी और पानी में रह गया Na और OH, और ये NaOH पार में मिलके एक बेस फॉर्म कर लिया जिसे हमने ब्राइन सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इस NaOH का इस्तेमाल मेटल में ग्रीजिंग के काम आता है, सोप बनाने के काम आता है, पेपर मैन्युफैक्चर, आर्टिफिशियल फाइबर और डिटर्जेंट में काम आता है। वहीं जो क्लोरीन का काम है वो पानी की सफाई में, स्विमिंग पूल की सफाई में, CFC बनाने में, BFC बनाने में और डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड बनाने में काम आता है, ठीक। वहीं H2 का काम फ्यूल के तौर पे अमोनिया, फर्टिलाइजर और मार्गरीन के माल में आता है, ठीक है। ना भैया मार्गरीन होता क्या है, जरा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, बेकिंग सोडा का जो बटर होता है ना, बेकिंग सोडा का, उसमें आपने जो नमकीन बटर खाया है उसे हम कहते हैं मार्गरीन। ये बात आपको समझने लायक है, ठीक है। अब आपको समझ में देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी हो गई ना। अब एक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको समझना है। देखो, जब आपका यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन निकला, दोबारा बोल रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोरीन निकला, तो भैया इसका इस्तेमाल कहीं हुआ और NaOH का कहीं इस्तेमाल हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो हमने क्लोरीन का इस्तेमाल किया और अलग से कंपाउंड लिया CaOH2। CaOH2 का एक बहुत ही प्यारा कॉमन नेम है स्लेकेट लाइक। दोनों को रिएक्ट कराया तो COCl2 बना, जिससे हमने ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब हमारे पास जो NaCl था, नमक, और पानी है H2O, उसमें हमने दो चीजें डाली, CO2 और अमोनिया LH3, दोनों को मिलाकर NH4Cl बना और NaSCO3 मिला, ठीक है। अब NaOH CO3 तो अपना हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इसी बेकिंग सोडा को अगर हमने हीट किया, NaSCO3 को हीट किया, तो इसमें से हाइड्रोजन उड़ जाएगा। देखो हाइड्रोजन उड़ गया, पानी फॉर्म में निकल गया और यहाँ पर बन गया Na2CO3, और यहाँ पर आपका प्रॉपर जो आपका बेकिंग सोडा होता है Na2CO3 वो आपको हाथ में आके मिल जाता है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं जरा। अब जब आपका बेकिंग सोडा आपको मिल गया, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब उसी बेकिंग सोडा से देखो क्या हुआ, उसमें अगर पानी के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो वॉशिंग सोडा मिल जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर उसमें हम पानी के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो वॉशिंग सोडा मिल जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का जो आपका फॉर्मूला है वो है NaHCO3, ठीक है। अगर उसमें से पानी उड़ा दोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा Na2CO3। Na2CO3 को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी क्या है कि अगर इसमें एक और चीज होती है CSO4, अगर आप CSO4 से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसमें हाफ H2O डाल दो तो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, लिक्विड पेस्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, लिक्विड पेस्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम क्या होता है, गीला 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 गीला, और इसको अगर आप सुखा दो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये आपको बहुत ध्यान में होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको सब। मेटल ऑक्साइड ये हो गया बेस। अगर मेटल ऑक्साइड को किसी भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो वो कहता है वो स्लेक लाइम प्रोड्यूस करेगा। स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है। अब वो जो CH2 है सोल्यूशन, उसको व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। इस स्लेक लाइम को हमने रिएक्ट कराया कंपाउंड है जो कि हवा में मिलता है, एयर में, ठीक है ना, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपाउंड B, जिससे B टाइप की एक चीज हुई। तो CaOCH2 में CO2 ही मिलाते हैं, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या बैठेगा, D इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको नहीं समझ में आया इसका मतलब बेसिक बहुत तगड़े हैं, मतलब बहुत तगड़े खराब है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड काम करता है बेस की तरह, और जब बेस को पानी से मिलाते हैं तो वो एक एसिड को जन्म देता है। और यहाँ पर जो एसिड कह रहा हूँ गलत हो गया, हाँ, तो ये आपको जो जन्म देगा वो जन्म देगा CaOH को, ठीक है ना।
सॉरी मैं गलत बोल गया, सही बोला मैं तुम्हारे चक्कर में कंफ्यूज हो गया, पता मैं इतनी देर सही बोल रहा था, तो दोबारा देखना पड़ेगा भैया मैंने क्या बोला। हाँ बेसिक ऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही मैंने बात दी। तो जो आपका CaO है वो एक बेसिक ऑक्साइड है, अगर वो H2O में आ जाए गिर जाए तो वो CaOH2 को जन्म दे देता है ना। चलो अब जब CaOH2 को दे दिया, अगर आप उसमें CO2 को पास कर दोगे तो ये COCO3 मिल जाएगा। तो यही ये पूछ रहा था कि कौन कौन सी चीजें आपके यहाँ पर लगती हैं, देखो जरा। यहाँ पर कौन सी चीजें लगती हैं, अरे कहां जा रहे, ये देखो CO2 और COCO, यही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड का इस्तेमाल करने के लिए इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। NaCl करा जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कराता है NaSCO3, ये किया जाता है। ठीक है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 इसका इस्तेमाल किया जाता है, या एसिडिक एसिड इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो जब आपका सोडा एसिड को फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है H2SO4 प्लस NaHCO3 का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे ना CO2 गैस का जन्म होता है, ठीक है, जिससे आपकी आग बुझ जाती है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी, ध्यान रखना ये एग्जाम में आया है। और भैया देखो मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया है इस चैप्टर के अंदर, करीबन 1 घंटे का ये चैप्टर हो गया है, और मैं बस इतना चाहता हूँ अगर तुम्हें समझ में आया, अगर तुम्हें मजे आए तो भाई कमेंट सेक्शन में डालो। जब तुम्हारे कमेंट सेक्शन में वर्ड्स आते हैं ना कि सर मजा आ गया, समझ में आ गया, एकदम क्लियरिटी आ गई, इतनी डेप्थ में बताया, तो भाई 2 कमेंट भी ऐसे लगते हैं कि यार कुछ करा है शुरू। तो मैं बस यही चाहता हूँ आप कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।